मरने के लिए भी पैसा चाहिए जनाब। इस देश में जिंदा रहने की कीमत तो बहुत बड़ी है ही, लेकिन सम्मान से मर जाना भी हर किसी के नसीब में नहीं होता। सोचिए, एक औरत प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, वह मर रही है, उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मर रहा है, और उसी समय उसका पति और उसका ससुर बाहर बैठकर आलू भूनकर खा रहे हैं। उन्हें उसकी चीखें सुनाई दे रही है, लेकिन वे इंतजार कर रहे हैं, इंतजार उसके मर जाने का। यह कोई समाचार नहीं है, यह सन 1936 में लिखी मुंशी प्रेमचंद की आखिरी कहानी कफन है। लेकिन ठहरिए, इतनी जल्दी घीसू और माधव से नफरत मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि आपको लगे घीसू और माधव केवल कहानी के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे हमारे समय के सबसे बड़े रूपक हैं, और शायद स्वयं हम भी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द थर्ड दृष्टि। आज हम बात करेंगे प्रेमचंद की उस कहानी की जिसे हिंदी साहित्य की सबसे क्रूर, सबसे असुविधाजनक और शायद सबसे सच्ची कहानी कहा जाता है, कफन। यह कहानी केवल गरीबी की कहानी नहीं है, यह भूख की कहानी भी है। यह कहानी उस क्षण की भी कहानी है जब समाज किसी मनुष्य की संवेदनाएं छीन लेता है, जब भूख, अपमान, असमानता और निरंतर असफलताएं मिलकर इंसान को इतना तोड़ देती है कि वह रोना भी भूल जाता है, और वह कफन के पैसे से शराब पीता है। आज हम जानेंगे, क्या घीसू और माधव खलनायक हैं, या हमारी व्यवस्था के सबसे भयावह उत्पाद। और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रेमचंद का कफन आज भी हमारे बीच जीवित है? पहली नजर में घीसू और माधव हमें घृणित लगते हैं, कामचोर, निष्ठुर, संवेदनहीन। लेकिन प्रेमचंद अचानक कहानी में एक विस्फोटक वाक्य लिखते हैं। वे लिखते हैं, जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, वहां ऐसी मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। यही कहानी बदल जाती है। अब प्रश्न घीसू और माधव का नहीं है, यह उस समाज की कहानी बन जाती है जिसने मनुष्य को इतना तोड़ दिया कि वह अपनी संवेदनाएं खो बैठा। अतः प्रश्न है, उन्हें ऐसा किसने बनाया? लगातार भूख, लगातार अपमान, या लगातार शोषण, या शायद लगातार असफल उम्मीदें? प्रेमचंद बता रहे हैं कि जब मेहनत और सम्मान का रिश्ता टूट जाता है तो मनुष्य केवल आर्थिक रूप से नहीं टूटता, बल्कि वह नैतिक रूप से भी टूट जाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा प्रश्न घीसू और माधव भी नहीं है, सबसे बड़ा प्रश्न है बुधिया। पूरी कहानी में सबसे अधिक वही श्रम करती है, वही घर संभालती है, वही भूख से लड़ती है, वही इस परिवार को जीवित रखती है, और अंततः वही मर जाती है। ध्यान दीजिए, पूरी कहानी में सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती है, उसकी कराह सुनाई देती है, लेकिन उसका पक्ष कभी नहीं सुनाई देता। यह केवल कथा का शिल्प नहीं है, यह भारतीय समाज का यथार्थ है। आज भी लाखों बुधियां हैं जो घर चलाती हैं, ईंटें ढोती हैं, खेतों में काम करती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं, और इतिहास में दर्ज होने से पहले ही मिट जाती हैं। घीसू कहता है, जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। यह केवल संवाद नहीं है, यह भारतीय समाज पर एक करारा व्यंग है। आज भी हम यही करते हैं, जीते जी इलाज नहीं, जीते जी सम्मान नहीं, जीते जी सुरक्षा नहीं, लेकिन मरने के बाद श्रद्धांजलियां, फूल, मालाएं, पोस्ट, स्मृति सभाएं, क्योंकि हम मृत शरीर का सम्मान करते हैं, जीवित मनुष्य का नहीं। यही कफन का सबसे चुभने वाला सत्य है। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक क्षण अभी बाकी है, जब घीसू और माधव कफन के पैसे से शराब पी चुके हैं, जब पूरा समाज उन्हें नैतिक अपराधी घोषित कर चुका है, तब अचानक प्रेमचंद घीसू के मुंह से एक ऐसा वाक्य कहलाते हैं जो पूरी कहानी का अर्थ बदल देता है। घीसू नशे में डूबा हुआ कहता है, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी, किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं? ध्यान दीजिए, यहां बोल कौन रहा है?
घीसू या स्वयं प्रेमचंद? यहाँ कहानी अचानक भूख की कथा से निकलकर सामाजिक पाखंड के खिलाफ अभियोग पत्र बन जाती है। घीसू पहली बार शराबी नहीं लगता। वह एक ऐसा आदमी दिखाई देता है जिसने समाज की नैतिकता की पोल खोल दी। वह पूछ रहा है, पाप किसने किया? कफन के पैसे से शराब पीने वाले ने, या उस व्यवस्था ने जिन्होंने पूरी जिंदगी बुधिया जैसी स्त्री को भूख, अपमान और असुरक्षा में जीने के लिए छोड़ दिया? और यहीं से कफन केवल साहित्य नहीं रह जाती, यह व्यवस्था के खिलाफ दर्ज एक गवाही बन जाती है। यहीं आकर कफन हमें असहज करना शुरू कर देती है, क्योंकि इस क्षण तक हम घीसू माधव को अपराधी समझ रहे थे। हम उनके ऊपर नैतिक फैसला सुना चुके थे, लेकिन प्रेमचंद अचानक अदालत का कटघरा घुमा देते हैं और सवाल हमारे सामने खड़ा कर देते हैं, आखिर असली अपराधी कौन? वह आदमी जिसने कफन के पैसे से शराब पी ली, या वह समाज जिसने स्त्री की प्रसव वेदना में मर जाने के लिए छोड़ दिया? और जरा ठहर कर सोचिए, बुधिया उसी समाज की स्त्री है जिसकी जाति की महिलाओं पर सदियों से दूसरों के घरों में प्रसव कराने, बच्चों को जन्म दिलाने और जीवन बचाने की जिम्मेदारी डाली जाती रही है। लेकिन विडंबना देखिए, जब स्वयं बुधिया प्रसव पीड़ा से कराह रही है, तब उसके लिए न दाई है, न दवा है, न व्यवस्था है और न समाज है। अभी भी प्रश्न जस का तस है कि वह गरीब जिसने नैतिक नियम तोड़ दिए, या वे मोटे मोटे लोग जिनकी समृद्धि की नींव ही दूसरों की भूख और बेबसी पर खड़ी है। यही वह बिंदु है जहां कफन केवल कहानी नहीं रह जाती, यह भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था, उसकी नैतिकता और उसके पाखंड का दस्तावेज बन जाती है। और शायद यही कारण है कि लगभग 9 दशक के बाद भी यह कहानी हमें बेचैन करती है। लेकिन इस कहानी को केवल भावुकता या नैतिकता के स्तर पर समझना पर्याप्त नहीं है, इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक अर्थों को समझना भी जरूरी है। इसी संदर्भ में हमने बात की है कालीकट विश्वविद्यालय केरल के हिंदी विभाग के प्रख्यात अध्येता प्रोफेसर प्रमोद कोपरद जी से। आइए सुनते हैं उनके अनुसार प्रेमचंद का कफन आज के भारत से किस तरह संवाद करता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मुंशी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी कफन। हम जानते हैं कि कफन कहानी प्रेमचंद की सबसे अधिक चर्चित और बार बार पढ़ी जाने वाली कहानी है, क्योंकि उस कहानी के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। उसमें आलोचकों ने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है गरीबी का अमानवीकरण, डिह्यूमनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। हमें पता है कि कफन प्रेमचंद की बहुत ही श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ कहानी है। जैसे हम जानते हैं कि कहानी के केंद्र में घीसू माधव नामक बाप बेटे हैं जो अत्यंत गरीब हैं, निर्धन हैं, हाशिए पर जीवन बिताने वाले हैं। दूसरे माधव की पत्नी बुधिया है जो प्रसव वेदना से तड़प रही है, लेकिन दोनों घीसू और माधव बैठकर आलू सेंक रहे हैं। और बुधिया की अंत में मृत्यु होती है और गांव वाले उसके कफन के लिए पैसा देते हैं, किंतु घीसू और माधव उस पैसे से शराब और भोजन कर लेते हैं। और हमें लगता है कि क्या घीसू और माधव इतने संवेदनहीन, इतने निकम्मे हैं? क्या उन दोनों के होश या उनका बोध क्या निकल गया है? लेकिन प्रेमचंद का उद्देश्य उनके चरित्र की आलोचना करना नहीं है। मुझे लगता है प्रेमचंद ये दिखाना चाहते हैं कि अत्यधिक गरीबी
मनुष्य की संवेदनाओं को भी नष्ट कर देती है, क्योंकि गरीबी का केवल आर्थिक प्रभाव नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों के क्षरण के रूप में उसे एक अलग अंदाज में प्रस्तुत किया गया। हमें सोचना पड़ता है, जब व्यक्ति लगातार भूख, अपमान, अभाव झेलता रहता है, तो उसके भीतर की करुणा, नैतिकता धीरे धीरे किस तरह समाप्त होने लगते हैं। कफन तो जल जाएगा। आप देखिए, ये जो उक्ति है हमारे एक तर्क से बढ़कर हमारे पूरे समाज पर एक व्यंग्य है। यीशु और माधव पूछते हैं, जिस स्त्री को जीवन भर यानी सही ढंग का वस्त्र भी नहीं मिला, क्या उसे मृत्यु के बाद नया कफन पहनाने का औचित्य क्या है? आप देखिए, हमारे समाज में इतने सारे गरीब या भिखमंगे की तरह जीवन बिताने वाले इतने सारे लोग हैं। जब जीते समय उन सब की ओर मुड़कर देखने के लिए कोई नहीं है, उन्हें 2 जून रोटी देने के लिए कोई नहीं है, एक साबित कपड़ा देने के लिए कोई नहीं है, और मरने के बाद उनके लिए बहुत सारे इंतज़ाम करने का क्या मतलब है। इसीलिए हमारी मौजूदा सामाजिक व्यवस्था पर कटु आलोचना है ये जो कहानी, क्योंकि उस व्यवस्था ने गरीबों के जीवन को इतना नरक तुल्य बना दिया। यानी हम जानते हैं, जो यीशु और माधव केवल अपराधी है या केवल आलसी है, ये कहना क्या उचित है, क्योंकि दोनों उस व्यवस्था के शिकार है जो मनुष्य को मनुष्य होने का अवसर ही नहीं दिया। इसीलिए यीशु और माधव जन्मजात रूप से क्या मानवीय है, ये प्रश्न हमारे सामने आता है। लेकिन भूख, शोषण और इस तरह की व्यवस्था ने जिस तरह इन दोनों को मोल्ड किया है, बना लिया है, ये हमें ध्यान देने की बात है। और दोनों की जो संवेदनहीनता है, वास्तव में गरीबी और सामाजिक शोषण का परिणाम ये है। और हम जानते हैं कि सबसे अधिक दुखद और हमारी जो सिंपैथी जिस पर पड़ती है वो बुधिया है, श्रम करती रहती है, परिवार को संभालती है और उपेक्षा, पीड़ा, यातना का शिकार बनती है। और ऐसी पात्र की मृत्यु वास्तव में भारतीय समाज की उस गरीब और मेहनत का स्त्री की त्रासदी के रूप में हमें देखना चाहिए, जो जीवन भर संघर्ष करते रहता है। यानी हमने देखा है, होरी जैसे पात्र को देखा है, और भी बहुत सारी कहानियों में, उपन्यासों में प्रेमचंद के पात्रों को देखा है। संघर्षरत जीवन है, श्रमिकों का जीवन है, किसानों का जीवन है। और हमें देखना चाहिए कि समाज का वास्तविक शत्रु कौन है। एक बार हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम से एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। उन्होंने अपने एक पुस्तक है तेजस्वी मन, इग्नाइटेड माइंड्स, उसे समर्पित किया है एक गुजरात की एक स्कूल की लड़की को, स्नेहल ठक्कर नामक। उन्होंने एक बार उसी इलाके में जब दंगे के बाद एक बार जाने के बाद बच्चों से पूछ लिया, यानी स्कूल के बच्चों से संवाद कर रहे थे, हु इज़ आवर एनिमी, हमारे दुश्मन कौन है। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन एक लड़की ने जवाब दिया, हमारी जो सबसे बड़ी यानी शत्रु के रूप में बताया है कि पॉवर्टी, गरीबी सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। और उस लड़की को उन्होंने वो डेडिकेट कर दिया है उस पुस्तक को।
यानी हमें सोचना चाहिए, हमारा समाज, भारतीय समाज बहुत आगे पहुंच चुका है, लेकिन ऐसा भी समय रहा है और आज भी हास्यकृत कुछ लोग हैं, गरीबी, शोषण और असमानता से झेल रहे हैं। इसीलिए ये जो कफन कहानी है हमें ये सिखाती है कि गरीबी केवल पेट की समस्या नहीं है, उससे भी बढ़कर वो मनुष्य की संवेदनाओं और मानवीय गरिमा को तक कहाँ तक प्रभावित करती है, ये हमें सोचने की बात है। ये हमें गौर से उस पर बार बार चिंतन करने के लिए या उस मुद्दे का पुनर्पाठ करने के लिए हमें प्रेरित करने वाली बात है। यानी हिंदी साहित्य की केवल एक कहानी के रूप में कफन को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज का एक दर्पण के रूप में, आईने के रूप में हमें कफन कहानी को देखना चाहिए। उसके एक एक पात्र को, पात्र की स्थितियों को और उनकी जो मानसिकता को बहुत गहराई से हमें उसके अध्ययन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहानी हमें ये बताती है कि जब गरीबी अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो वो मनुष्य से उसकी करुणा, नैतिकता, प्रेम और संवेदना को तक छीन लेती है। घीसू और माधव का अमानवीय व्यवहार वास्तव में गरीबी के अमानवीयकरण का परिणाम है। हमें सोचना चाहिए, वास्तव में कथाकार, कथा सम्राट प्रेमचंद हमें सोचने के लिए विवश कर रहे हैं। हमारी परिस्थितियों पर, हमारी सामाजिक व्यवस्था पर, हमारी गरीबी पर, हमारी असमानता पर सोचने के लिए विवश कर रहे हैं। इंद्रनाथ मदान ने हमारे गोदान के होरी के बारे में बताया था, वो पैदा हुआ, कष्ट सहता रहा, मर गया। हमें सोचना है प्रेमचंद का प्रेमचंद का जो पात्र है, हर पात्र अपने आप में ऐसे ही बहुत बहुत विपरीत परिस्थितियों से गुजर कर पूरा का पूरा जो भारतीय समाज का एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। यदि समाज में ऐसी परिस्थितियां बनी रहे तो दोष व्यक्ति का नहीं है, उस व्यवस्था का होगा जो मनुष्य को मनुष्य बने रहने का अवसर नहीं देती है। हमें सोचना चाहिए, साम्राज्यवादी परिस्थितियों में जब हम गुजर रहे थे, उपनिवेशी परिस्थितियों से जब हम गुजर रहे थे, सामंतवादी परिस्थितियों से हम गुजर रहे थे या ज़मींदारी परिस्थितियों से गुजर रहे थे, हमारे समाज के साधारण लोगों की अवस्था जिस तरह रही है कि वो कितना अमानवीय हो जाता है, वो अमानवीयता परिस्थितियों की उपज है, उसे हमें समझना होगा, उसे पहचानना होगा। इसीलिए कफन कहानी को आज भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनमानस का दर्पण है कफन कहानी, और इसीलिए कफन कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद प्रमोद जी, आपने हमारे दर्शकों को प्रेमचंद की रचनाओं की समकालीन प्रासंगिकता पर एक गंभीर और सार्थक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। अब इस कहानी का सबसे खतरनाक प्रश्न सुनिए, बुधिया क्यों मरी? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न है कि बुधिया को मरते हुए किसने देखा? घीसू और माधव ने या पूरे समाज ने? क्योंकि यह सच है, घीसू और माधव अकेले नहीं थे। गांव था, जमींदार था, महाजन था, धर्म था, रिवाज थे, और एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने बुधिया को मरने दिया। आज भी जब कोई गरीब इलाज के अभाव में मरता है, जब कोई किसान कर्ज के बोझ तले टूट जाता है, जब कोई प्रसूता अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है, जब कोई मजदूर सड़क पर मर जाता है, तब केवल एक व्यक्ति नहीं मरता, समाज का एक हिस्सा मरता है। और सबसे भयावह बात यह है कि हम उस मृत्यु के साथ जीना सीख चुके हैं।
यही कफन की असली त्रासदी है। घीसू और माधव इसलिए नहीं डराते कि उन्होंने कफन के पैसे की शराब पी ली, वे इसलिए डराते हैं क्योंकि कहानी पढ़ते पढ़ते अचानक महसूस होता है हम भी कहीं न कहीं उसी मेज पर बैठे, हम भी किसी न किसी बुधिया की मृत्यु के बीच अपने हिस्से की पूड़ियां तोड़ रहे हैं। और शायद यही कारण है कि प्रेमचंद आज भी जिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने केवल कहानी नहीं लिखी थी, उन्होंने पूरे समाज का पोस्टमार्टम किया था। और दुख की बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज भी नहीं बदली। धन्यवाद।